वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम देखने वाले हैं हमारे पेपर की यूनिट 3 जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड लर्निंग। स्टार्ट करते हैं टॉपिक 3.1 से, जो कि है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें हम देखेंगे इसका क्या रेलेवेंस है और क्या स्कोप है फॉर एजुकेटर्स। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है साइकोलॉजी की, जो कि डेडिकेटेड है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस की। ये सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट करती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो किस तरीके से एक्वायर करते हैं और रिटेन करते हैं नॉलेज को, उनकी क्या साइकोलॉजिकल एफिकेसी होती है डाइवर्स इंस्ट्रक्शनल इंटरवेंशंस को लेके, और द नुआंसेस ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड द सोशल डायनेमिक्स प्रिवेलेंट विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि कैसे साइकोलॉजी को एजुकेशन के अंदर अप्लाई किया जाता है, उससे लर्निंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, नॉलेज कैसे रिटेन्ड होती है, क्या साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस रहते हैं। अब देखते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 3 पिलर्स। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये 3 पिलर्स पर डिपेंडेंट है। सबसे पहले होता है द लर्नर फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमें ध्यान रखना होता है हर एक इंडिविजुअल लर्नर के क्या लर्निंग डिफरेंसेस हैं, वो कौन सी लर्निंग डेवलपमेंटल स्टेज पर है और उनके क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर एक स्टूडेंट के लर्निंग को लेके। फिर आता है लर्निंग एक्सपीरियंस, जो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं जब हम गाइड करते हैं करिकुलम डेवलपर्स को ऑन व्हाट इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंसेस आर डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एट स्पेसिफिक ग्रोथ माइलस्टोन्स। जो करिकुलम डेवलप करते हैं उन्हें गाइड किया जाता है कि क्या तुम्हें इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंसेस, टीचिंग एक्सपीरियंसेस रखने होंगे जो कि एक एज ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट रहेंगे। फिर आता है लर्निंग प्रोसेस, जिसके अंदर हम डाइसेक्टिंग करते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ नॉलेज कि कैसे नॉलेज एक्वायर की जाती है, मेमोरी कैसे रिटेंशन शो करती है, कैसे कॉग्निटिव लोड वर्क करता है, फॉरगेटिंग का प्रोसेस और मोटिवेशनल पाथवेज। उसके बाद आता है लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इवैल्यूएट करना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, जैसे कि क्लासरूम का क्या सिचुएशनल क्लाइमेट है, डिसिप्लिन का क्या रोल है, और सोशल कल्चरल सेटिंग्स जो हैं जो एकेडमिक फोकस पर ध्यान देती है। तो ये 4 पिलर्स कह सकते हैं हम, जो कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में आप लिख सकते हो। एक है लर्नर, फिर उसका लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर लर्निंग प्रोसेस क्या रहेगा और लर्निंग एनवायरनमेंट क्या प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आता है रेलेवेंस फॉर एजुकेटर्स। एजुकेटर्स के लिए क्या रेलेवेंस है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शंस। हर एक इंडिविजुअल लर्नर की अपनी लर्निंग रिक्वायरमेंट, लर्निंग नीड्स होती हैं, उसे ध्यान में रखते हुए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। प्रोवाइड साइंस बैक्ड बिहेवियरल इंटरवेंशन टू सस्टेन अ सपोर्टिव क्लासरूम क्लाइमेट। हमें एक अच्छा सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट अगर क्रिएट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि बच्चों की जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो कैसे वर्क करती है, ताकि हम क्लासरूम को अच्छे से मैनेज कर सकें। साइंटिफिक एवेल्यूएशन, जो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये हेल्प करती है इन कंस्ट्रक्टिंग वैलिड रिलायबल साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स एंड ट्रैकिंग लर्निंग मैट्रिसेस एक्यूरेटली। हम साइंटिफिकली जो लर्निंग है उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं अगर हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज है। अब चलते हैं हमारे यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ 3.2 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग क्या है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिन्होंने कनेक्शनिज्म की बात करी है। जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने posited that learning is predicated on the formulation of associations or connections between stimuli and response refined through trial and error। एडवर्ड थॉर्नडाइक का कहना था कि जो लर्निंग है वो किस तरीके से होती है जब हम कनेक्शंस बनाते हैं, किसके बीच में, स्टिमुलाई के बीच में और रिस्पॉन्स के बीच में। और ये कनेक्शंस कैसे बनते हैं, जब हम रेगुलरली ट्रायल और एरर का प्रोसेस करते रहते हैं। तो जो एडवर्ड थॉर्नडाइक की थ्योरी है इसे नाम दे दिया गया कनेक्शनिज्म की थ्योरी। और ये जो थ्योरी है ये 3 प्राइमरी लॉज पर बेस है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज और थर्ड इज लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है ऑप्टिमम लर्निंग अकर्स ओनली व्हेन द लर्नर इज फिजिकली एंड मोटिवेशनली प्रिपेयर्ड। लर्निंग तभी हो सकती है जब कोई लर्नर फिजिकली और मोटिवेशनली उसे करना चाहता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहते हैं कि जितना ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग एस और आर मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड के बॉन्ड को हम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं प्रैक्टिस के थ्रू, उतना ही ज़्यादा वो लर्निंग अच्छी होती है। लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज कपल्ड विद सेटिस्फाइंग आउटकम्स आर स्ट्रेंथन्ड व्हाइल दोज यील्डिंग डिस्कम्फर्ट आर डिमिनिश्ड। लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि अगर किसी ने कुछ ट्राई करा और उसे रिस्पॉन्स सेटिस्फाइंग लगा तो वो जो लर्निंग है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, मजबूत बन जाएगी। और अगर वो परफॉर्म करके टास्क किसी को डिस्कम्फर्ट फील हुआ लर्नर को, तो वो उस टास्क को दोबारा परफॉर्म नहीं करेगा और लर्निंग नहीं होगी।
नेक्स्ट चलते हैं इवान पावलोव की लर्निंग थ्योरी पे, जो कि जिसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो पावलोव ने इलस्ट्रेट किया लर्निंग को वाया स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन। इवान पावलोव जो थे उन्होंने स्टिमुलस को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक स्टिमुलस के बदले दूसरा स्टिमुलस रखा और फिर लर्निंग कराने की कोशिश की। वेयर एन इनिशियली न्यूट्रल स्टिमुलस गेन्स द कैपेसिटी टू एलिसिट अ रिफ्लेक्सिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जो शुरुआत में एक न्यूट्रल स्टिमुलस था जिस पर कोई रिस्पॉन्स लर्नर पर प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, अब उस रिस्पॉन्स पर जो लर्नर है अब उस स्टिमुलस पर जो लर्नर है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने लग गया है नेचुरली बायोलॉजिकली। ऐसी हमने कंडीशनिंग कर दी है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है वो होता है फूड, और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है सेलिवेशन। जब इन्होंने, अगर मैं आपको बैक स्टोरी बताऊं तो इवान पावलोव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट करा था और उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने फूड प्रेजेंट करा तो जो डॉग है उसका सलाइवा निकल रहा था, लार गिरा रहा था, और फिर उसने क्या करा, जो बेल थी जिस पर अगर बेल पावलोव प्रोड्यूस करता तो उसका जो सेलिवेशन है, सलाइवा लार नहीं आ रही थी। तो पावलोव ने क्या करा, फूड के साथ साथ बेल भी बजाई और फिर ये रिपीटेडली टास्क परफॉर्म करा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो डॉग था उसका जो सेलिवेशन का प्रोसेस है वो बेल पर भी होने लगा। तो एक टाइम ऐसा आया जब फूड नहीं प्रेजेंट किया गया और बेल ही बजाई खाली, तो उस पर भी सेलिवेशन होने लगा। तो यहाँ पर पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, बेल, जिस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, पर उसमें ऐसी कंडीशनिंग कर दी गई कि अब बेल बजने पर भी वो जो है सेलिवेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये टर्म्स याद रख लो कि अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है, फूड है। दोनों ही कंडीशन में जो रिस्पॉन्स है कंडीशनड और अनकंडीशन वो सेलिवेशन ही रहेगा जिसमें वो लार गिराता है, और कंडीशनड स्टिमुलस क्या रहेगा, बेल रहेगा। मतलब एक है कंडीशनड और एक है अनकंडीशनड। इसमें दो कैटेगरीज आपको याद रखनी है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट लर्निंग थ्योरी पे, जो कि है BF स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो स्किनर है उन्होंने बोला कि जो वॉलेंटरी बिहेवियर्स हैं वो शेप होते हैं बाय द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस रादर देन रिफ्लेक्सेस। जो स्किनर है उन्होंने बोला कि एक पर्सन का जो बिहेवियर है खुद से उस बिहेवियर को करने का वो एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। इसके अंदर उन्होंने बताया रोल होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का और पनिशमेंट का। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, डिलीवरिंग एन इंसेंटिव फॉलोइंग अ बिहेवियर टू इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी। कोई बिहेवियर परफॉर्म करा एक लर्नर ने, फिर हमने उसे एक इंसेंटिव दिया जो उसे मोटिवेट कर रहा है कि इस बिहेवियर को वो दोबारा परफॉर्म करे। फिर आ जाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जिसके अंदर कोई बिहेवियर उसने परफॉर्म करा और उस पर हमने उसे रिवॉर्ड नहीं दिया, तो उसका उस बिहेवियर को लेके क्या हो जाएगा, जो उसने वो बिहेवियर करा उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी पनिशमेंट। पनिशमेंट में हमने क्या करा है, उस बिहेवियर अनवांटेड बिहेवियर के करने पर हमने उसे पनिश करा जिससे उसने वो बिहेवियर करना छोड़ दिया। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जब कोई बिहेवियर किसी ने परफॉर्म करा और उसमें जो आने वाली डिस्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम से उसे रिमूव कर दिया गया, तो उसे बोला गया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जब हमने रिमूव करा एवर्सिव स्टिमुलस टू bolster a target behavior। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। पनिशमेंट तो हमें सीधा पता है नेगेटिव है। रीइंफोर्समेंट में हम वो बिहेवियर उसका प्रमोट कर रहे हैं। पॉजिटिवली कैसे करते हैं, जब हम उसे रिवॉर्ड देते हैं। नेगेटिवली कैसे करते हैं, जब उस बिहेवियर को परफॉर्म करने में कोई भी परेशानी आ रही है तो उस परेशानी को जब हम हटा देते हैं तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं। नेक्स्ट लर्निंग थ्योरी आती है एल्बर्ट बंडूरा की, जिसको बोला जाता है सोशल लर्निंग थ्योरी। तो जो एल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने एक सोशल लर्निंग जो थ्योरी है उसमें लर्निंग का एक प्रोसेस बताया था, लर्निंग के स्टेप्स बताए थे। 4 स्टेप्स थे। एक होता है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। अटेंशन का मतलब क्या है, लर्नर पहले ध्यान देता है, अटेंटिवली देखता है कि क्या बिहेवियर है, फिर उसको रिटेंशन करता है, उसको माइंड में स्टोर कर लेता है, फिर उसको रिप्रोडक्शन करता है, उसका मतलब उसको खुद से करके दिखाता है, फिर उसे क्या करते हैं, उसे पनिशमेंट दी जाती है, उसे रिवॉर्ड किया जाता है, जिससे उसका मोटिवेशन बनता है कि उसे वो बिहेवियर फ्यूचर में करना है या नहीं करना। तो ये थी सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा की, जिसमें उन्होंने बोला बंडूरा ब्रिज्ड बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव लर्निंग आर्किटेक्चर्स बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक्वायर करते हैं बिहेवियर को बाय ऑब्जर्विंग द मॉडल्स विदाउट इमीडिएट रीइंफोर्समेंट। वो ऑब्जर्व करते हैं मॉडल्स को उनके सराउंडिंग में और फिर उनके बिहेवियर को वो लर्न करते हैं। नेक्स्ट
जो हमारी थ्योरी आती है लर्निंग की वो है जीन पियाजे की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने किसका रोल बताया है, स्कीमास का। स्कीमास क्या होते हैं, हमारे माइंड में किसी भी चीज़ को लेकर जो भी मेंटल फ्रेमवर्क्स इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हैं उसे बोलते हैं हम स्कीमास। अब इन स्कीमास के अंदर अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तभी तो हमारी लर्निंग होगी। तो वो जो चेंजेस हम करते हैं वो दो प्रोसेस से होते हैं, एक होता है एसिमिलेशन, एक होता है अकोमोडेशन। एसिमिलेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसे हमारे स्कीमाज में ऐड करते हैं। एकोमोडेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा एग्जिस्टिंग जो माइंड में स्कीमा बना हुआ है, इन्फॉर्मेशन बनी हुई है, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। ये थ्योरी में लेव वाइगोत्स्की ने इम्पोर्टेंस बताई है सोशल इंटरेक्शन की, कि लर्निंग होने के लिए सोशल इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर उन्होंने दो की टर्म्स बताए हैं, एक बताया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD जिसे बोलते हैं, एक बताया है इन्होंने स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग वो सपोर्ट होता है जो एक नॉलेजेबल पर्सन दूसरे पर्सन को प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना जो गोल है उसे अचीव कर सके। और वो जो नॉलेजेबल पर्सन होता है उसे हम कहते हैं MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर है, जो कि दूसरे को हेल्प करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD जिसे कहते हैं। ये क्या होता है, ZPD उस गैप को बोलते हैं जो कि एक स्टूडेंट के एक्चुअल परफॉर्मेंस और क्या वो फाइनल परफॉर्मेंस कर सकता है सपोर्ट के साथ, उस गैप को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 3.3, दैट इज़ लर्निंग स्टाइल्स एंड टाइप्स ऑफ लर्नर्स। तो हमारे पास लर्नर्स 4 टाइप्स के होते हैं, वार्क VARK, विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, रीड या राइट लर्नर्स और काइनेस्थेटिक लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स कौन से होते हैं, जो चीज़ों को देख कर सीखते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स वो होते हैं जो चीज़ों को सुन कर सीखते हैं, यानी वर्बल इंस्ट्रक्शन, ग्रुप डायलॉग्स, लेक्चर्स। विजुअल लर्नर्स मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स इन चीज़ों को देखकर सीखते हैं। रीड एंड राइट लर्नर्स कौन से होते हैं, जिनको टेक्सचुअल स्ट्रक्चर चाहिए होता है, टेक्सचुअल नोट्स चाहिए, लिटरेरी कॉम्पोजिशंस चाहिए। काइनेस्थेटिक लर्नर्स वो होते हैं जो चीज़ों को कर कर सीखते हैं, जैसे टेक्टाइल सेंसेशंस है, कोई बॉडी मूवमेंट वाला टास्क दे दिया, फिजिकल मॉडल्स, एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है 3.4, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सोसाइटी और कल्चर में हैं और वो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फैमिली डायनेमिक्स। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है फैमिली का, उनके पेरेंट का क्या लिटरेसी लेवल है, उनके हाउस में एकेडमिक रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं। दूसरा आता है कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं, कि क्या वैल्यूज़ हैं एकेडमिक्स को लेके फैमिली के अंदर, बाइलिंगुअल कंसीडरेशंस हैं या नहीं कि अदर लैंग्वेजेस भी लर्न कर सकते हैं, उनके कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन को लेके क्या फ्रेमवर्क्स रहे हैं। पीयर इन्फ्लुएंस, नॉर्मेटिव स्ट्रक्चरल एक्सपेक्टेशंस, अपने पीयर से बहुत ज़्यादा उनकी लर्निंग अफेक्ट होती है। पीयर ग्रुप कैसा है, उनके पीयर जो हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके क्या एम्स हैं, क्या वो कोलैबोरेटिव मॉडल ऑफ लर्निंग को फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाता है इंस्टीट्यूशनल क्लाइमेट, कि जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, जो स्कूल है वो भी उसके सोसाइटल कल्चर का पार्ट है, तो वहाँ पर क्या टीचर बच्चे के प्रति एम्पैथेटिक है या नहीं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं, सेफ्टी गाइडलाइंस बच्चे को बताई गई हैं या नहीं, या फिर इंक्लूसिव वैल्यूज़ वहाँ पर फॉलो हो रही हैं या नहीं। लास्ट टॉपिक आता है हमारी यूनिट का, दैट इज़ 3.5, जिसका नाम है इम्प्लीकेशंस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब जिन बच्चों की स्पेशल नीड्स होती है लर्निंग को लेके, उनका हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना है, हमें चेक करना है इनकी क्या लर्निंग नीड है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उनके लर्निंग प्रोसेस के अंदर, और हमें वेरियस टेक्निक्स डिज़ाइन करनी है इंस्ट्रक्शन की ताकि हम उनकी लर्निंग करा सकें। फिर आता है हमारे पास डायनेमिक स्कैफोल्डिंग। इसका मतलब क्या है, हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी से ये समझा कि अगर हम थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू या एनवायरनमेंट में कुछ मॉडिफिकेशंस करके या अच्छे बच्चों के साथ जो थोड़े और कैपेबल है उनके साथ पेयरिंग करके, तो हम बच्चे की लर्निंग नीड को सपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड आता है टारगेटेड कंटिंजेंसी मैनेजमेंट, utilizing Skinnerian positive reinforcement structure to systematically build adaptive social and behavioral strategies। इसका मतलब क्या है कि इन केस कोई कंटिंजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है, इमरजेंट सिचुएशन आ जाती है, तो उसके अंदर हम चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे ये भी हमें आना चाहिए। फिर आता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग UDL, जहाँ पर हम एक डिसेबिलिटी वाले बच्चे की हेल्प ना करके सभी डिसेबिलिटी वाले बच्चों की हेल्प हो जाए, इस तरीके का सपोर्टिव पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हम लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं और बैरियर्स को रिमूव करते हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। सो दिस वॉज ऑल फॉर आवर यूनिट
3, जिसके अंदर हमने 5 टॉपिक्स देख लिए, उनकी एक्सप्लेनेशन देख ली। इस यूनिट के अंदर आपको बेसिकली जो ये लर्निंग थ्योरीज़ हैं इनको ध्यान रखना है, इनके अंदर कुछ की टर्म्स हैं उनको याद रखना है, और हर एक साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी लर्निंग थ्योरी दी है वो पता होनी चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन थ्योरीज़ को इंडिविजुअली आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, उनके बारे में थोड़ा रीड कर लेना, कोई एनिमेशन वाली वीडियो देख लेना, आपको इनकी थ्योरीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस समझनी है, लिखने का काम आप खुद से कर सकते हैं। बाकी पॉइंट्स याद करने हैं आपको। टाइप ऑफ लर्नर्स भी हमने पहले पढ़ा है। फैक्टर्स आप खुद से भी लिख सकते हैं इनके अंदर से पॉइंट्स निकाल के, और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की आप कैसे हेल्प करेंगे एजुकेशन के अंदर, वो तो आप लिख ही सकते हैं। इतनी सारा आपने वीडियोस में कंटेंट देख लिया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप इन टॉपिक्स पर कंटेंट नहीं लिख पाएंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कोई और आपकी जो प्रॉब्लम है वो रह गई है इस यूनिट के अंदर। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है, तो एक कमेंट ड्रॉप कर देना। इट विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग मोर कंटेंट फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हेयर। सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।